हेलो एंड वेलकम बैक टू पंचायत जनता की ठालागिरी। हम हाजिर हैं अपने दूसरे वीडियो के साथ में और आज हमारे सामने दो नए मेहमान, दो आम नागरिक आपके सामने दिख रहे हैं। एक सफ़ेद चेहरे में है, एक काले चेहरे में है। इनकी भी पहचान आपके सामने जाहिर नहीं होगी और हमारे मुद्दे होंगे वही जो हमने लास्ट टाइम अपने वीडियो में डिस्कस किए थे। जनता की अपेक्षाएं सरकार से और सरकार की योजनाओं से, सरकार की जो अप्रोच है उससे वो किस हद तक सेटिस्फाइड हैं या उससे नाराज़ हैं और क्या सोचते हैं वो सरकार के बारे में। उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे इन आम आदमियों से। आज जो आम आदमी आपको सामने दिख रहे होंगे थोड़े हष्ट पुष्ट हैं, शायद ये सरकार को समर्थन देने वाले लोग दिखते हैं तो इनको कुछ ज़्यादा ही सरकारी खीर मिलती होगी। थोड़े हष्ट पुष्ट हैं ये लोग हमारे सामने। पहला सवाल होगा हमारा, जो सफ़ेद चेहरे वाले भाई साहब हैं, अपने मुंह पर सफ़ेद नकाब लगाए हुए हैं पर अंदर से ये कितने काले हैं ये तो इनके कर्म ही जाने। ये हमारी बात का जवाब देंगे। सबसे पहला तो सर आपसे मेरा पहला सवाल है, इस सरकार के कामकाज से, उनकी अप्रोच से आप किस हद तक खुश हैं? सर मेरा तो क्या है कि मिला जुला इसके अंदर जवाब रहेगा। सरकार ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे धारा 370, राम मंदिर। जितनी शांति से राम मंदिर इस सरकार ने निपटाया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। जो सहयोग जनता का सरकार को मिला है वो भी अपेक्षा से अधिक मिला है, लेकिन कुछ कार्य सरकार के इस तरीके के रहे हैं जिसकी वजह से क्या आम जनता परेशान हो रही है और सरकार उस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रही है। जैसे पेट्रोल के दाम आज की तारीख में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गैस की सब्सिडी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। इस बार मेरे 27 रुपये की सब्सिडी आई है। मोदी जी अगर नहीं देते तो भी चलता, ऐसी सब्सिडी हमारे को नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ ये मैं बोलना चाहूँगा कि जो सरकारी उपक्रमों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है, लैंड मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, कई कंपनियां डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ। क्योंकि मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि अगर प्राइवेट आदमी कोई भी काम करता है तो वो मुनाफे के लिए ही करता है, लेकिन अगर कोई सरकार कोई काम कर रही है, वो सर्विस दे रही है, सरकार के अंदर जो आदमी काम कर रहा है वो सर्विस दे रहा है, वो उसको प्रॉफिट और मुनाफे से उस चीज़ को अलग रखा है। आज कोई बैंक भी है, आज कोई प्राइवेट बैंक है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंक है जो दिवालिया हो गए और बाद में उनको गवर्नमेंट को दे दिया गया, गवर्नमेंट बैंकों में विलय कर दिया गया। लेकिन अगर आज कोई गवर्नमेंट बैंक अगर थोड़ा लॉस में चल रहा है या उसके ऊपर कर्जदार है तो फिर उसको क्यों प्राइवेटाइजेशन करने पर गवर्नमेंट तुली हुई है? ये चीज़ें थोड़ी सी समझ के बाहर है। हालांकि मैं आम आदमी हूँ, हो सकता है मोदी जी की सोच कुछ अलग हो, वो मोदी जी देश को अचानक से अमेरिका बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत की भौगोलिक स्थितियाँ, भारत की परिस्थितियाँ, विविधता में एकता, तो जितनी सारी विविधता है भारत में और जो जनसंख्या है और जो हमारी बेसिक मूलभूत सुविधाएं भी आज तक भी, आज इतने सालों बाद तक भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। तो उन चीज़ों को एकदम से बदलना मेरे हिसाब से सही नहीं है। उसके लिए समय लेना चाहिए और धीरे धीरे उन चीज़ों को बदलना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल विचार है। धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे। हम वापस आएंगे, आपने जो पॉइंट्स रखे हैं उन्हीं पे थोड़ा डिस्कशन होगा, पर उससे पहले मैं इन खाते पीते काले चेहरे वाले भाई साहब से जानना चाहूँगा कि ये जो हैं इनका क्या मानना है एज ए भारतीय नागरिक। ये क्या सोचते हैं कि देश क्या सही दिशा में जा रहा है? सर अभी जैसी स्थिति है उस हिसाब से तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। अब आपने कुछ पॉइंट रखे हैं। आप ऊपर नहीं देख रहे हैं सर, आपकी आंखें तो वैसे दिख नहीं रही, चेहरा तो हमने छुपा दिया है, पर फिर भी आप नीचे क्यों देख रहे हैं? कुछ काले कर्म किए हैं क्या आप? अब आम आदमी है सर, आम आदमी तो आम आदमी जैसा होता है, कभी कैमरे से डरता है, कभी लोगों से डरता है, तो हम तो आम आदमी है सर। तो मुद्दे की बात यह है कि अभी इन्होंने जो पॉइंट रखे मैं उनको एक एक करके बोलना चाहूँगा। आप तो अपने पॉइंट बताइए, इनके मुद्दे तो हम देख लेंगे, लोग अच्छा। देख लेंगे हमारे। नहीं तो शुरुआत तो वहीं से होगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर बताइए सर। इन्होंने दो तीन पॉइंट कहे हैं। सबसे पहला इन्होंने एक तो बड़ा पॉइंट कहा है कि पेट्रोल की रेटें जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ कहा है
और एक जो ये कह रहे हैं कि एकदम से अमेरिका बनाना चाह रहे हैं, यानी कि आधुनिक युग और सभ्यता को इन्होंने जोड़ने की कोशिश करी, जैसा कि ये सोच रहे हैं। देखिए, ये सिविलाइजेशन जो है इंडिया का बहुत पुराना है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चला आ रहा है। वहां पर बहुत विकसित सभ्यता थी, किसी कारणवश वो खत्म हुई। उसके बाद कई सभ्यताएं आई, मौर्यकालीन आए या बहुत सारी सभ्यताएं आती गई, नष्ट हुई। लेकिन पिछले 1000 साल में जितने आक्रमण भारत देश पे हुए हैं, जितना भारतवर्ष ने सहा है और जितना भारतवर्ष ने एजुकेशन के मामले में नुकसान सहा है, उतना किसी ने नहीं सहा। तो उस चीज को सुधार करने के लिए एक सख्त कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है। और इस चीज की जरूरत को समझते हुए मोदी सरकार जो कदम उठा रही है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सही है। रही बात पेट्रोल की, पेट्रोल के दाम आसपास के देशों में कम है, माना, लेकिन हम बात करें अगर भारत के सभी राज्यों की, क्या भारत में सभी राज्यों में पेट्रोल की कीमतें एक जैसी है? यहां पर केंद्र सरकार जो टैक्स लगाती है, उसके ऊपर भी राज्य सरकार भी टैक्स लगाती है। अगर राज्य सरकार अपने टैक्स में कटौती नहीं कर सकती, तो पूरा पेट्रोल बढ़ने का आप दोष मोदी सरकार को कैसे दे सकते हो? दूसरी चीज, आपने कही बात प्राइवेटाइजेशन की। गवर्नमेंट स्कूलों में और गवर्नमेंट संस्थाओं में किस तरीके से काम होता है और उनको कितनी सैलरी मिलती है और उसका कितना आउटपुट आता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक आम आदमी बेचारा किसी संस्था में जाता है और 500 रुपए, 1000 रुपए दे करके रिश्वत के नाम पर पे या अपना काम कराने के नाम पर पे दे करके ही बाहर आता है। इस चीज से आम आदमी ही दुखी होता है और ये चीजें समझी जा रही है लोगों के बीच में, लेकिन लोग कुछ इसमें कर नहीं पा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन में वही काम प्राइवेट संस्था के लोग कम दर पे करेंगे और उसका आउटपुट भी आएगा, क्योंकि प्राइवेट लोगों को फिर से अपनी जॉब की सिक्योरिटी की टेंशन रहती है। अब गवर्नमेंट में आने के बाद आदमी हो जाता है निश्चिंत, उसको काम करने से कोई टेंशन ही नहीं है। वो वहां पर बैठा रहेगा, वो चाहेगा कि भाई मेरे को तो सैलरी महीने की मिल रही है। एक स्कूल की हालतें देखो आप, स्कूल के ऐसे यूट्यूब पर हजारों वीडियो भरे पड़े हैं कि एक स्कूल में मास्टरों को जो है स्पेलिंग लिखनी तक नहीं आती। ऐसे कितने ही सरकारी कर्मचारी हैं जो सैलरी तो लाख 1.5 लाख ले लेते हैं, लेकिन काम कुछ करते नहीं है। तो प्राइवेट हाथों में जाने से लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और उनमें दायित्व बढ़ेगा, तो इसलिए वो जो है उसको काम कर पाएंगे। और रही बात एकदम से अमेरिका बनाने की, तो एकदम से तो कोई चीज होती नहीं है, कुछ सख्त कदम तो उठाने ही पड़ते हैं। अगर घर में कोई बच्चा अगर बिगड़ गया हो तो उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। अब यहाँ बिगड़ने से आम आदमी नहीं बिगड़ा है, यहाँ पे बिगड़ी है अपने भारत की पूरी सभ्यता। यहाँ पर जिस तरीके से काम हो रहा है, जो डर्रा पिछले 70 सालों में चला है, उसको बदलने के लिए जरूरी है कि सख्त कदम उठाए जाएं, और वही कदम उठाए जा रहे हैं। अभी आपको थोड़ा बुरा लगेगा, हो सकता है आने वाले कुछ सालों बुरा लगे, लेकिन ये लंबे दौर के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है सर, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि भाई राज्य सरकार टैक्स लगाती है और केंद्र सरकार टैक्स लगाती है, तो ये फंडा तो पहले भी चला आ रहा था। मैं किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने, सफेद चेहरे वाले भाई साहब ने। लेकिन जब केंद्र में जब कांग्रेस शासन करती थी और हमारे राजस्थान में जब बीजेपी का शासन होता था, तब भी ऐसी एनामोली नहीं आई है। आज जो पेट्रोल के बढ़ते दामों का जो सीधी सीधी मार पड़ती है, वो एक आम आदमी पर पड़ती है, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और हर चीजें सारी अफेक्ट होती है उसमें। तो इसमें अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई एनामोली है तो उसको मिल बैठ के सुलझाना चाहिए, क्योंकि जब केंद्र में कांग्रेस थी और राज्य में बीजेपी थी तब ऐसा नहीं था, लेकिन आज केंद्र में बीजेपी है और राज्य में कांग्रेस है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर कोई तो रीजन होगा। या जिन राज्यों के अंदर बीजेपी है, क्या उन राज्यों के अंदर पेट्रोल के दाम बहुत कम है? क्या आप ये मानते हैं? अच्छा, आप तो ये अच्छा, आपको क्या आंकड़े पता है कि किस राज्य में कितना पेट्रोल की कीमत है? आपको आंकड़े पता है कि नहीं? बिना आंकड़ों के बात कर रहे हैं मैं तो सर, आप मुझे ये बताइए कि 5 राज्यों की पेट्रोल की कीमतें बता दो आप। सर मैं तो सर आम आदमी हूँ, मैं ऐसा आम आदमी हूँ कि मैं न तो अखबार अफोर्ड कर सकता हूँ आज की तारीख में,
और नहीं मैं चैनल देखता हूँ, न्यूज चैनल। सर, आप इसलिए मैं मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है आंकड़ों का। आप तो दो मैं तो बातें एक बोल रहे सिंपल सी हैं। बात बोल रहा हूँ सर कि सर, मेरे आप- गाड़ी के अंदर मुझे तेल भराने के लिए ज्यादा पैसा देना पहले तो आप पड़ता कह रहे हो है। कि आप किसी पार्टी से संबंधी रखते हैं, तो आपने नोटा पे वोट दबाया था क्या? और दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं सर मैंने किसको वोट दिया और किसको नहीं दिया वो मेरा अधिकार सुरक्षित है, वो बिल्कुल मैं यहाँ पे बिल्कुल, disclose यानी नहीं आप करना किसी चाहूंगा। पार्टी को पसंद करते हैं और आप उस पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, पहली चीज तो ये नहीं, कहना नहीं, चाह रहे सर, हो। मैंने और दूसरा, मोदी जी आपको की आंकड़ों का तारीफ पता करी। कुछ है नहीं, आंकड़ों का कुछ ही नहीं पता आपको। आंकड़ों का अगर पता हो तो आप मुझे 5 राज्यों के पेट्रोल की कीमतें ही बता दो कि इस राज्य में इतनी है और यहाँ पर कांग्रेस की सर, सरकार है, अगर बीजेपी की अगर मैं सरकार है। इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं भी शायद किसी पार्टी का नेता होता और आज किसी बड़े बंगले में बैठा हुआ होता। नहीं नहीं नहीं, नेता बनने के लिए तो कौन सा भैया पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, यहाँ तो छठी फेल भी नेता बन जाते हैं। पर ये जो काले चेहरे वाले भाई साहब जिस बात को कह रहे हैं उस पे ज़रा हमारे पंचायत ने कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान लेने की कोशिश की थी। थोड़ा बहुत ज्ञान हमें मिल पाया है पंचायत चैनल को, तो वो ज्ञान हम शायद आप दोनों भाइयों के साथ में साझा करना चाहेंगे। आज ही सुबह न्यूज़ में हम लोगों ने देखा था कि 32 रुपये और कुछ पैसे शायद केंद्र सरकार अपना टैक्स लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। तो कुछ दाम 32 रुपये होता है उसका बेस प्राइस और 32 रुपये उनका एक्साइज ड्यूटी लग जाता है और उसके बाद लगाए जाने वाला कर होता है राज्य सरकार का। तो आखिर इतना क्यों कर लगाना पड़ रहा है सरकारों को, उसको जब हमने समझने की कोशिश की तो ये पाया कि इस कोविड की वजह से जो टैक्स कलेक्शन है सरकार का, उनका ये ऐसा मानना है, ऐसा अंदेशा है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन शायद सरकार का ज़्यादा ना हो पाए इस साल और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में ही अपना जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर पाएंगे। शायद इसीलिए सरकार पेट्रोल के दामों में कटौती नहीं कर पा रही है, क्योंकि अल्टीमेटली देश तो उन्को चलाना ही है और देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो शायद ये कहीं किसी हद तक हम ये समझ पा रहे हैं। अगर इस तरीके से बात है, उन्होंने ये किया है तो बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन कोविड से पहले भी लगातार दाम बढ़ ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि दाम कभी बहुत ज्यादा कम हुए हैं, लगातार महंगाई के हिसाब से दाम बढ़ ही रहते हैं। फिर चलिए अपन इस मुद्दे को छोड़ते हैं। दूसरा मुद्दा जो इन्होंने बताया था कि प्राइवेट स्कूल के अंदर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल के अंदर सर मोटी फीस वसूली जारी है। वहाँ पे ड्रेसों के मोटे पैसे लिए जा रहे हैं, बस की फीस, ये फीस, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को? आप जब अखबार अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप सरकारी स्कूलों में भेजिए, वहाँ पर जाकर के आप उन टीचरों की क्लास लीजिए कि आप हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ। सर मेरे जो बच्चे आप हैं, क्यों नहीं पढ़ाते उनको सरकारी मेरे स्कूल बच्चे में? सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। अपने पेट को तकिए से छुपाने वाले काले चेहरे वाले आदमी, जरा ये बताइए आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? सरकारी स्कूल में। सर आप कौन सी स्कूल से पढ़े हुए हैं? सरकारी स्कूल में। आप क्यों पढ़े हुए हैं? क्योंकि आपके मम्मी पापा के पास शायद इतने पैसे नहीं थे कि वो आपको प्राइवेट नहीं स्कूल नहीं, में ये पढ़ा आपकी पाए। गलतफहमी है। आपको बता दूं, ऐसे कितने आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर है जो सरकारी स्कूल में अपने नहीं, बच्चों क्यों को पढ़े पढ़ाते हुए हैं। हैं सर? आप खुद ही बताइए कि क्यों पढ़े हुए हैं, क्यों सरकारी स्कूल में क्यों पढ़े हुए हैं? जब सरकारी स्कूल के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है और वहाँ के टीचर्स जो कंपटीशन और एग्जाम क्या है, फाइट सरकारी करके, स्कूल में व्यवस्था नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ी मैंने देर कब पहले कहा? आप कह रहे थे कि उनके टीचर की क्लास लीजिए, उनके टीचर कंपटीशन एग्जाम दे के पास होके आते हैं और बिल्कुल, प्राइवेट मैं स्कूल के आपको अंदर मैं बता रहा हूँ, ये आपकी लापरवाही है। आपको वहां पर आपका दायित्व निभाना चाहिए। आपको वहां जाकर के, अगर वहां पर क्लासें नहीं हो रही तो आपको जाकर के वहां बोलना चाहिए। तो सर यही तो कारण है प्राइवेटाइजेशन का। उसके लिए सर आप बिल्कुल घर पे सोते रहते हो और कहते हो सरकार कुछ कर सर नहीं रही है। उसके लिए ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल अगर आप बंद कर देंगे और प्राइवेट स्कूल खोलेंगे तो एक गरीब आदमी अपने बच्चे की मोटी फीस देके कैसे पढ़ाएगा? आप मुझे तो इस सवाल का जवाब दीजिए। नहीं तो मैं यही कह रहा हूँ ना, पहली इसीलिए चीज। तो और सरकारी दूसरी चीज, अगर सरकारी स्कूल में अगर जो टीचर्स हैं वो काम चोरी करते हैं और अपने दायित्व को सही से नहीं निभाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सिस्टम का फॉल्ट है। आप इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि वो हर भाई क्लास सिस्टम के डेवलप हो रहा है प्राइवेटाइजेशन से। सरकारी नहीं, स्कूलों में सर, प्राइवेट टीचर लगेंगे, वो कम सैलरी पे अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे मैं आपकी बात तो तोड़ना चाहता हूँ कि अगर क्लासों में कैमरे लगा दिए जाएं और वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं उसका एनालिसिस किया जाए और उस बेसिस पे उनकी सैलरी और उनके पास दिए जाएं, या कुछ इस तरीके का सिस्टम डेवलप किया जाए कि जिसमें एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही हम सुधार सके, ना कि किसी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके आप एक नए सिस्टम लाना चाहेंगे। प्राइवेटाइजेशन में सर क्या होता है कि आदमी का शोषण होता है। आज कोई आदमी 10,000 रुपए में काम कर रहा है, कल को 7,000 में कोई दूसरा आदमी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं देखी जाएगी और उस आदमी को निकाल के 7,000 वाला आदमी लगा दिया जाएगा। आप एक प्राइवेट संस्था से हो सकते हैं सर,
आपको कितनी सैलरी मिल रही है आप खुद जान रहे हैं। उसके अलावा उसके अंदर आपका घर गुजारा चलना आपको कितनी मुश्किल आ रही है, और उसके बावजूद भी आपने कभी टैक्स दिया क्या? आप ईमानदारी से बता दीजिए कि आपकी सैलरी के हिसाब से आपने कभी टैक्स दिया क्या? आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिलती है लोगों को? गवर्नमेंट जॉब इसीलिए नहीं मिलती है कि मोटी सैलरी लेकर के कुछ कपिते लोग जो वहाँ पे सरकारी संस्थाओं पे बैठे रहते हैं, अगर वही सैलरी मैं कह रहा हूँ उसकी 4 गुना काट करके प्राइवेट लोगों को वहां पर लगाया जाए, वो 20,000 में काम करेंगे, एक आदमी 80,000 में काम कर रहा है, 20,000 में 4 आदमी लगा हुआ। ये जरूर किसी प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले परेशान आदमी दिख रहे हैं जो आज अपने बॉस की डांट खाकर आए हैं। सर मैं फिर आपकी बात को यहाँ पे सुधारना चाहूंगा कि आप किसी सिस्टम को सुधारना बिल्कुल ये बात सही है, सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, सिस्टम को क्रैश करके बंद कर दिया जाए। हाँ, सिस्टम बंद करने की जगह उसको सुधारने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। एग्जैक्टली। आप सही जा रहे हैं। तो मैं तो पहले भी सही था सर, आप ही गवर्नमेंट सेक्टर्स को बंद करके प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ जा रहे थे। मैं कह रहा था कि गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जो कमियां हैं उन कमियों को सुधारने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाए जिससे उन कमियों को हम निरंतर सुधार सकें। और काफी हद तक देखो इसमें सफलता भी मिली है। पहले कोई शिकायतों को सुनता नहीं था, आजकल ट्विटर कंप्लेन होती है, ऑनलाइन कंप्लेन होती है, ऑनलाइन FIR लॉज होती है, तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना उनकी मजबूरी हो जाती है। ट्विटर के तो दिन बुरे चल रहे हैं सर, कू नाम से कोई नया ऐप आया है ऐसा सुना है। चलिए सर, मुझे तो खैर जानकारी नहीं है, लेकिन मैं काफी आउटडेटेड हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूंगा कि हम अगर सिस्टम को सुधारते हैं तो वो ज्यादा बढ़िया है, ना कि हम उस सिस्टम को बदल दें। ऐसा मेरा मानना है। मैं मोदी जी के हो सकता है कि माइंड में कुछ अच्छा प्लान हो, लेकिन जिस तरीके से ये डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर्स का, तो गवर्नमेंट सेक्टर की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर। बस यही शब्द आपका, मोनोपोली खत्म हो जाएगी। मोनोपोली ही चला रखी है। वहां पर जाओगे 500 रुपए दोगे तो काम होगा, प्राइवेट आदमी में वहां पर कैसे जाएगा बेचारा आम आदमी, कैसे काम करेगा? मैं आपको ये एग्जांपल देना चाह रहा हूँ सर कि जैसे एक रोडवेज की बस चलती है और एक प्राइवेट की बस चलती है। प्राइवेट की बस के अंदर जब आप टिकट बुक कराओगे सीजन के टाइम पे तो आपको 3 गुना दाम देने पड़ेंगे, चाहे आपकी जेब में पैसा हो चाहे नहीं हो। लेकिन रोडवेज बस उसी पैसे में आपको साल भर ले जाएगी। उसमें हो सकता है कुछ सुविधाओं का अभाव हो, लेकिन आम आदमी जो गरीब आदमी है उसको लग्जरी नहीं चाहिए। उसको गाड़ी के अंदर ठंडे की बोतल नहीं चाहिए, पानी की बोतल नहीं चाहिए, उसको शानदार सीटें, लग्जरी सीटें नहीं चाहिए। उसको यहाँ से वहां जाना इंपॉर्टेंट होता है। आज रेलवे स्टेशन के पे आप भी कई बार गए होंगे, हो सकता है आपने भी 1 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं खरीदा होगा। लेकिन अगर आज आप मेरे को ये बताओ कि हमेशा ये रोना क्यों चलता रहता है कि रोडवेज घाटे में चल रही है जब उसकी सीटें फुल होती है? रेल का हर डब्बा फुल भरा होता है फिर भी रेलवे घाटे में चल रही है। रेलवे ऐसा क्यों होता है? कारण बताया। रेलवे मान लिया कि घाटे में चल रही है, लेकिन उस सिस्टम को सुधारा जा सकता है, ना कि उस सिस्टम को आप बदल के प्राइवेट कर दोगे तो प्लेटफॉर्म पे जाने के आपको 50 रुपए या 100 रुपए देना पड़ेगा। उस प्लेटफॉर्म पे जाने के सर आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। अब आप ये सोचो कि गरीब आदमी उस प्लेटफॉर्म पे 100 रुपए में जाएगा ही नहीं, या 100 रुपए में आदमी यहाँ से स्टेट क्रॉस कर जाता है, वो 100 रुपए में केवल प्लेटफॉर्म पे ही पहुंच पाएगा। आप उस गरीब आदमी के बारे में सोचो, आप उस गरीब आदमी के बारे में सोचो। ऐसा किसने का 100 रुपए लगेंगे? ये फिगर आप कहाँ से लाए सर? ये 50 रुपए 100 रुपए लगेंगे सर, वहाँ पे पार्किंग का पैसा आपको पता है, कंफर्म बताना है आप, मतलब अपनी बात में वजन डालने के लिए बोल रहे हैं। तो आप बता दीजिए 1 रुपए में सर कौन सा प्राइवेट आदमी आपको टिकट देगा? ये बता दीजिए आप कहाँ पे मिल रहा है आपको 1 रुपए? ट्रेनों में आप सोचो, ट्रेनें भरी हुई जा रही है, रोडवेज की बसें फुल भरी हुई जा रही है, फिर भी वो घाटे में चलती है। ऐसा क्या कारण है? मुझे आप ट्रेन के टिकट का किराया और किसी लग्जरी बस के किराए के अंदर, प्राइवेट के किराए के अंदर अंतर बता दीजिए आप मुझे। तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा कि सारी चीजें प्राइवेट कर दी जाए, रोडवेज को बंद कर दी जाए। वो घाटे में जा रही है लेकिन उसका वहन सरकार दे रही है, क्योंकि उससे आम आदमी को सुविधा मिल रही है। हाँ, यही तो सरकार दे रही है। सरकार कहाँ से ला रही है सर? सरकार जनता से ही तो ले रही है। हाँ, तो जनता से ही लेके जनता को ही तो दे रही है सर। तो बस यही तो दिक्कत हो रही है। आप समझ ही नहीं रहे हो चीज को। प्राइवेट की बात कर रहे हैं आप और सरकारी का कंपैरिजन। देने वाले तो 6.5 करोड़ हैं, लेने वाले 140 करोड़। सर जो देने वाले हैं उसमें भी आप देखोगे तो मैक्सिमम परसेंटेज बताओ गवर्नमेंट सेक्टर्स वाले ही दे रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अभी इतने फॉर्म भरा गए हैं, 13 लाख 14 लाख 15 लाख जो फॉर्म भरे जाते हैं और सीटें निकलती है
1000, 2000, 3000, क्या आप हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब दे सकते हो क्या? हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। तो वो आदमी कहाँ जाएंगे? उनको कहीं ना कहीं कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो सरकार वही कह रही आत्मनिर्भर बनो, कुछ अपना कमाओ, कर जमाओ और कुछ इस काबिल बनो कि गवर्नमेंट नौकरी के भरोसे आप नहीं ये हो। कहना चाह रहे हैं कि और प्राइवेटीकरण अगर उन 200 लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है और वो काम करते हैं तो उनको भी नहीं मिलनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यह है कि एक आदमी अगर एक उद्योग खोलेगा तो उसमें 50 आदमी और भी काम करेंगे, और सरकारी में एक सीट के लिए 100 लोग 5-5 साल 10-10 साल मेहनत करते रहते हैं और उनमें मिलती भी नहीं है उनको। तो जो सर कौन सा वो फर्स्ट काले चेहरे वाले आदमी, क्या आपने कभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की थी? आपने भी कोशिश तो की होगी। हैं नहीं अभी। अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं आप? अभी पढ़े लिखे कहाँ है सर? पढ़े लिखे होते तो यहाँ थोड़ी बैठे होते सर। आम आदमी नहीं होते, कैमरे के पीछे होते। ओहो, कैमरे के पीछे वाले कौन से ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं। खैर, आज काफ़ी सुलझे हुए मेहमान आम आदमी हमारे साथ थे। तथ्यों से बातें की उन्होंने, तथ्य रखे, अपने अपने तथ्य रखे, समझदारी थी उनमें और उनके पास अपने तथ्यों को समझाने के लिए, बैकअप करने के लिए डेटा भी था। काश भारत देश का हर एक आदमी इस तरह अपने डेटा के साथ बात करे, सिर्फ़ और सिर्फ नेताओं के बहकावों में, गलत बातों में, गलत सोशल मीडिया के संदेशों से अपनी बातें दूसरों को ना बताए और कुछ ना कुछ उसके साथ उसके पास में डेटा हो। सफ़ेद चेहरे वाले आदमी वीडियो खत्म होने से पहले कुछ कहना चाहते हैं, ज़रूर आपकी बात सुनी जाएगी, प्लीज़ कहिए। कुछ बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार होती है वो दूध की धुली नहीं होती है, चाहे कोई सी भी सरकार। ये सरकारी आदमी लग रहे हैं सर, और ये इनको लग रहा है इनके जॉब को खतरा उतरा है सरकार से। कहीं किसी को खतरा नहीं है, इस चैनल में किसी को खतरा नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, चाहे नहीं है उससे कोई, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा। मैं एक आम आदमी की बात बता रहा हूँ कि आज अगर रोडवेज बंद हो जाती है और केवल प्राइवेट बसें ही जहाँ पे चलती है, वहां पे प्राइवेट वाले मनमानी दाम की वसूली करते हैं। पहली चीज सर, ये इसलिए होता है कि कुछ मात्रा में चलते, अगर कंपटीशन बढ़ेगा ना तो वहां पर सुविधाएं भी मिलेगी लोगों को। सर, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें तो आज अगर BSNL नहीं होगा और केवल रिलायंस की ही मोनोपोली होगी या एयरटेल की ही मोनोपोली होगी, तो रिलायंस ने, जैसा आपने देखा था कि स्टार्टिंग में फ्री में डेटा देना शुरू किया, फिर उसने 200 रुपये लिए, फिर उसने 300 रुपये लिए, आज वो 400 रुपये ले रहा है, कल को वो 800 रुपये लेगा और परसों वो 1000 रुपये लेगा, तो भी आपको देने पड़ेंगे और तब आप कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर, आपको मैं बता दूं, मार्केट अभी प्लेस के अंदर आपने सुना है कि नहीं सुना है कि कुछ सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है अभी अगले 2-3 सालों के अंदर। यहाँ पर रिलायंस को टक्कर देने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं, वो अपनी प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और वो नेट का देंगे। प्राइवेट संस्था होगी या प्राइवेटाइजेशन में कंपटीशन सदा बना रहेगा। गवर्नमेंट में एक आदमी वहां पर BSNL जो शुरुआत में लेकर के कंसेप्ट बैठा था, आज भी वैसे ही बैठा है। सर, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपको पर्टिकुलर BSNL की बात विकास के क्यों विपक्ष में? विकास होने दीजिए ना। विकास के मैं सर कहीं विपक्ष में नहीं हूँ, ना मैं किसी कंपटीशन के विपक्ष में हूँ। आज से 5 साल पहले आप नेट चलाने का सोच सकते थे क्या BSNL के हाथ में रहकर? सर, अगर कंपटीशन करना है तो हेल्दी कंपटीशन करने दिया जाए कि सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए उस कंपटीशन के अंदर, ना कि किसी एक सेक्टर के अंदर आप बहुत सारी पाबंदियां लगा दो, उसके साथ आप स्ट्रेटेजी खेल लो कि आप उसको 4G स्पेक्ट्रम नहीं दो और दूसरी कंपनियों को आप 4G स्पेक्ट्रम दे दो, 4G इक्विपमेंट दे दो, वेल इक्विप्ड कर दो, अपनी तरफ से सपोर्ट करो। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाना गवर्नमेंट के हाथ में होती, गवर्नमेंट सेक्टर की पॉलिसी बनाना गवर्नमेंट के हाथ में होती। गवर्नमेंट चाहे तो ऐसी पॉलिसी बना के उसको अच्छा भी बना सकती है और इस तरह की पॉलिसी बना के उसको गिरा भी सकती है। वो सारा गवर्नमेंट के हाथ में, ये चीज आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। जब BSNL बहुत पैसा कमा रहा था तो गवर्नमेंट उससे बहुत टैक्स ले रही थी। आज अगर वही सेक्टर अगर सीक हो गया है तो आप मुझे बताएं कि जब तकनीकी सुविधाएं बढ़ी है तो BSNL डाउन कैसे गया? क्योंकि उनकी सुविधाओं में कमी थी, लोगों को दिक्कतें होती थी, पुराने वायर जो आज दिन तक सही नहीं हुए, लोगों के फोन नहीं लगते थे, इसीलिए अल्टरनेट निकला है और प्राइवेट लोगों ने अंदर। हम ज्यादा शिकायतों पर नहीं जाएंगे और मैं किसी को विपक्ष में नहीं हूँ। अल्टरनेट निकलना चाहिए किसी भी चीज का, क्योंकि मंथन से ही अमृत निकलता है और जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतना अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर को बिल्कुल बाहर कर दो उस कंपटीशन से
उसको लंगड़ा करके, उसको लूला करके, उसको अपाहिज करके आप उस कंपटीशन से बाहर कर दोगे तो वो कैसे दौड़ेगा। कंपटीशन रखना है, हेल्दी कंपटीशन रखो। बस मेरा केवल इतना कहना है। धन्यवाद। नहीं नहीं, सही बात है आपकी। तो काफ़ी हेल्दी डिबेट हुई आज की हमारी, और ज़्यादा लंबा खींच नहीं सकते हैं, व्यूअर्स देखेंगे नहीं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो, क्योंकि डेटा लिमिटेड ही मिलता है, चाहे वो प्राइवेट प्रोवाइडर्स हों चाहे गवर्नमेंट प्रोवाइडर्स हों। डेटा तो इंसान के पास लिमिटेड होता है, फिर चिप्स खरीदनी पड़ेगी, 1 GB डेटा मिलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत।